जल्दी समझा देंगे। आइए चलिए, हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, उसी में आगे हम लोग अगली विशेषता पढ़ रहे हैं, अगला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें याद रखिएगा, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। हमारा संविधान दोनों का मिक्सचर है ना, मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अरे मोर भैया, अभी रिकैप दिखाए, संसदीय कलियां पढ़ाए हो कहीं कि सर जी सब हिंदी में बता दिए। संसदीय और अध्यक्षीय आप सो गई थी, आप लोग तो थे। हाँ, संसदीय कल पढ़ा दी। हाँ तो सुनो, अध्यक्षीय और संसदीय कल बता दिए। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण बहुत डिटेल में बताए। देखिए, हमारा संविधान लचीला भी है, कठोर भी है। कैसा है? लचीला और कठोर का मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे अगर मान लीजिए पतले किताब है तो उसको धके दबा देंगे तो लचीला भी है और एकदम टाइट भी है। हाँ, लचीला कठोर का मतलब ये हुआ ना कि अगर इसमें अमेंडमेंट, संशोधन आसानी से हो जाए, ध्यान समझिएगा, संशोधन आसानी से, टेक नहीं लगाएंगे तो रमन साहब के यहाँ, अगर संशोधन आसानी से हो जाए। संशोधन कौन करता है संविधान में? होता है संशोधन, संसद करता है, उसी को पावर है ना। तो संविधान में जो संशोधन है अगर आसानी से हो जाए, है ना, तब तो इसे हम लचीला संविधान कहेंगे। आसानी से मतलब साधारण बहुमत से हो जाए, जनरल मेजॉरिटी से। किससे? जनरल मेजॉरिटी। ये जनरल मेजॉरिटी क्या है बताइए? हाँ, कुल जितने लोग हैं उसका आधा से अधिक। जैसे यहाँ 10 लोग हैं, वोटिंग कराए हम 11 लोग हैं, तो अगर 11 लोग में से वोटिंग कराए तो आधा होगा 5.5 और एक अधिक 6.5 लोग, यानी 7 लोग कहेंगे तब। कितने? 6 से काम नहीं होगा। आधे से 11 है तो आधा होगा 5.5, एक अधिक यानी 6.5, तो 6.5 नहीं माना जाएगा, 7 माना जाएगा। तो 7 लोग हाँ कह देंगे तो बहुमत हो गया, यानी संशोधन हो जाएगा। तो साधारण बहुमत से जो संशोधन होता है ना, ये जनरल मेजॉरिटी, हाफ प्लस 1। लेकिन अगर संशोधन आसानी से ना हो, यानी विशेष बहुमत से हो। किससे हो? देखिए, 2 ही बहुमत होता है, एक साधारण बहुमत और एक विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। तो विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी नहीं समझ में आता है, कुल सदस्य संख्या का आधा से अधिक। जैसे इस क्लास में मान लेते हैं 200 लोग हैं। कितने हैं? 200। 200 लोग हैं क्लास में, ध्यान से समझिएगा। तो कुल सदस्य संख्या का, ध्यान समझिएगा, कुल सदस्य संख्या का आधा से अधिक जरूर हो। तो आधा से अधिक का मतलब कम से कम 101 हो, तब तो आधा से अधिक होगा। लेकिन अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा, फिर टेक लगा लिए हैं, हमसे मत कहिएगा नहीं समझ में आया। लेकिन उपस्थित और मतदान करने वाले, ध्यान समझिएगा, उपस्थित और मतदान करने वाले, बहुत से लोग मतदान नहीं भी करते हैं,
उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का आधा से अधिक। अरे, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। ये है स्पेशल मेजोरिटी। जैसे समझिए, आज लोग आए हैं, मान लीजिए 11 लोग, 12 ले लीजिए, 12 सही रहेगा। 12 लोग मान लीजिए आए हैं, ठीक। तो 2/3 मतलब 12 लोग आए हैं, तो उपस्थित कितने हैं? 12। वोट कितने करेंगे? 12। तो 12 लोग अगर वोट किए, वोटिंग किए, तो जितने प्रेजेंट हैं और जो वोटिंग कर रहे हैं, तो 12 लोग प्रेजेंट हैं और 12 लोग वोटिंग कर रहे हैं, इसका 2/3 कितना होगा? 8। 8 लोग कम से कम वोटिंग करें पक्ष में, है ना, फेवर में 8 लोग। लेकिन कुल कितने इस क्लास में है? मान लेते 50 तो है, तो क्या 50 का आधा हुआ? नहीं हुआ। 25 तो वोटिंग किए, नहीं किए। यही लाइन लिखा है, कुल सदस्य संख्या का आधा से अधिक हो लेकिन उपस्थित और मतदान करने वाला को 2/3। जैसे यहाँ समझिए, हम बता देते हैं, 200 पूरा लोग हैं, कितने? 200। इनका आधा कितना होगा? 100, और आधा से अधिक 101। तो कुल सदस्य संख्या का आधे से तो अधिक है। लेकिन समझिए बात, पॉइंट समझिए, कोई जरूरी नहीं है कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन सभी लोग आए थे। हो सकता है 50 लोग आए हो, और 50 में 2/3 कितना होगा? 33 34 जो भी हो, 30 32 33 34 जो भी हो, 2/3। हम करें 50 वोट दे दिए, 50 का 50 दे दिए, लेकिन 50 दे दिए जरूर, 2/3 तो हो गया। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कितना है? 2/3 तो हो गया। लेकिन क्या ये 50 आधे से अधिक हुए? नहीं हुए। ये नियम क्यों बना है पता है? संसद में होता ये है कि कभी कभी लोग, कुछ लोग ग्रुप बना के आ जाते हैं, और 55 ही चाहिए वहाँ लोकसभा में, 1/10 वहाँ उसका होता है अपना कोरम, हम बताएंगे। अब मान लीजिए राहुल गांधी सन के, मान लीजिए 100 लोग कांग्रेस को लेके आ गए, 88 लेके आ गए, और 80 पारित कर दिए, तो विशेष बहुमत से पारित हो गया। लेकिन क्या लोकसभा में 550 सीट है ना, तो क्या आधा से अधिक हुआ? 250 से ज्यादा हुआ? 270 से नहीं ना। इसीलिए नियम बना है कि अधिक से अधिक लोग आए, अधिक से अधिक लोग आए, वोटिंग करें, तब ये पूरा हो पाएगा। अब देखिए, मान लीजिए 100 लोग आए, 200 लोग हैं, पूरा पूरा 200 लोग हैं, कुल सदस्य कितना है? 200। तो नियम है कि कुल सदस्य संख्या का आधा से अधिक होना चाहिए। नियम तो ये है, कुल संख्या का आधा से अधिक। तो 200 है तो आधा से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा हम करेंगे तभी होगा, दोनों कंडीशन पूरा होगा तभी। लेकिन उपस्थित और जो मतदान करने वाले हैं, जो आए हैं, उनका 2/3 होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आए यहाँ पे 150 लोग, ध्यान समझिएगा, 150 लोग आए और 2/3 लोग इसको पारित किए, यानी 150 का 2/3 मतलब ये उपस्थित और मतदान करेंगे। 200 लोग हैं, 50 लोग नहीं आए, 150 लोग आए, तो 2/3 का मतलब होगा 100 लोग आए, वोट कर दिए, 101 मान लीजिए कर दिए। अब देखिए 2/3 भी पूरा हो गया और आधा से अधिक भी पूरा हो गया ना। अब आधा से अधिक हो गया ना, हो गया ना, नहीं समझ में आया? दोनों कंडीशन पूरा करना होगा। पहला कंडीशन, जैसे समझिए कि पूरे सदन में जितने लोग हैं उनका आधा से अधिक वोट होना चाहिए, लेकिन जितने लोग वोटिंग कर रहे हैं आज, 2/3 से भी कम नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन पूरा होना चाहिए। तो इसका मतलब जब अधिक से अधिक लोग आएंगे तभी आधा से अधिक हो पाएगा, जो कुल सदस्य संख्या। आया अभिषेक समझ में? जैसे इसी क्लास में मान लीजिए कोई हम चीज पारित करा रहे हैं, कुल सदस्य हैं 30, कितने? 30 मान लेते हैं। इसी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, और हम नियम बना रखे हैं कि कुल सदस्य का 1/2 से अधिक होना चाहिए, यानी 15 सदस्य कम से कम हो। देखिए दोनों कुल सदस्य संख्या का आधा से अधिक हो, लेकिन जितने आए हैं उसका 2/3 से पारित हो। चलिए आए कितना है गिन लीजिए, 12 को आए,
12 पारित कर दे, मान 2/3 क्या 100%, तो 12 तो पारित कर दिए, लेकिन क्या 15 से अधिक है ये? यानी कुल सदस्य संख्या का आधा से अधिक हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए नियम बनाया कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तभी ये पारित हो पाएगा। अभी भी नहीं समझ में? इंतजार नहीं, विशेष बहुमत से पारित करने के लिए अधिक से अधिक लोग उपस्थित होते हैं। तो ये वहां जहां ऐसे पारित होता है वैसे संविधान को कठोर संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? कठोर। तो हमारे यहाँ देखिए, अमेरिका में यही व्यवस्था है। अमेरिका में कैसी है? ये यूएसए की व्यवस्था है। हाँ, वहाँ कठोर है, ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं। ट्रम्प, अच्छा, ये जो ब्रिटेन है वहाँ लचीला है, वहाँ साधारण बहुमत से होता है, ऐसे स्पेशल मेजोरिटी नहीं होती है, जनरल मेजोरिटी बस। लेकिन हमारे यहाँ पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, विशेष बहुमत से भी होता है, और 395 अनुच्छेद है ना, उसमें से कुछ अनुच्छेद में संशोधन, 395 अनुच्छेद है, उसमें से कुछ अनुच्छेद में संशोधन विशेष बहुमत से होता है और कुछ में साधारण बहुमत, हम बताएंगे। तो यानी दोनों तरीका है हमारे यहाँ, इसीलिए हमारा संविधान कैसा है? किसका मिक्सचर है? फ्लेक्सिबल भी है यानी लचीला भी है, और कठोर भी है ना, अनम्य भी है यानी कठोर भी है, दोनों है। आया समझ में? लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के ही वहां लचीला है, और ब्रिटेन के ही आपके आइवर जेनिंग्स थे। कौन थे? अब यही समझिएगा, 3 लोगों का नाम हमेशा याद रख लीजिएगा। और हाँ देखिए, बता रही हैं क्योंकि वो याद की होंगी, एक आइवर जेनिंग्स, केसी वियर और एक आस्टिन। केसी वियर ठीक से लिख दें, जेनिंग्स, केसी वियर और आस्टिन। जॉन आस्टिन नहीं, ग्रेनविल आस्टिन। कौन है? ग्रेनविल। देखिए 2 हैं, एक जॉन आस्टिन भी है, वो नहीं, ग्रेनविल आस्टिन, यानी आस्टिन को याद रखिए। 3, और तीनों का कथन जरूर याद रखिएगा। आइवर जेनिंग तो ब्रिटेन के थे, कहाँ के थे? वो हमेशा अपने यहाँ देखे थे साधारण बहुमत से हो जाता है संशोधन, लचीला है वहां का एकदम। तो उन्होंने कहा कि भारत का संविधान आवश्यकता से अधिक कठोर है, मोर रिजिड है ना। कैसा है? मोर रिजिड है, आवश्यकता से अधिक कठोर, बहुत ज्यादा कठोर कहे, मोर रिजिड। क्लियर? ये टर्म देखिए, इस बार जो पीसीएस का 2023 का पेपर आया था, चारों सुमेलित करने के लिए दिया इसी बार, देखे थे आप लोग? अरे ये 24 वाला जो दिसंबर में हुआ, केसी भैया देखे थे कि नहीं? एक दिया था, वो अभी चला गया है, आएगा। ये लोग तो अभी पुटिया है, सोच रहे बारूद बन जाए तो ये लोग जाए फुटे। केसी भैया ये हाफ हाफ की बात करते हैं ना, हमेशा हाफ की बात करते हैं, हमेशा हाफ, 50-50 शुरू से रहा है। हमने तो 50-50 कंपनी नहीं की है बिस्कुट वाली। क्या हाफ की बात करते हैं आधा उधर आधा इधर, मतलब अर्ध संघात्मक बात करते हैं ये, अभी हम बताएंगे। ये इसके लिए कहे कठोर और लचीले का मिश्रण है। जब यहाँ पे इसकी बात हुई कि संविधान हमारा कैसा है, तो ये कहे कठोर भी है और लचीला भी है, यानी रिजिड और फ्लेक्सिबल, कठोर और लचीले का मिश्रण है। जो हम हेडिंग डाले थे वही है। देखिए हमेशा हाफ हाफ की बात करेंगे, अभी विशेषता में आगे भी बताएंगे, हाफ की बात करेंगे। और ग्रेनविल आस्टिन जो है
देखिए ये लोग तो, ये दो ही का नाम यहाँ पे आएगा जो लचीले और कठोर की बात आएगी तो, लेकिन जब संघात्मक और एकात्मक की बात आएगी तब तीनों का नाम आएगा। तब वहां पे ये जानते हैं क्या कहेंगे केसी वेयर संघात्मक और एकात्मक के लिए, वहां कहेंगे कि भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है, क्वासी फेडरल, वहां भी आधी आधी बात करते हैं। और क्वासी फेडरल याद रखिएगा, क्वासी फेडरल अर्ध संघात्मक। अब तो हिंदी में आ जा रहा है, इंग्लिश। और ऑस्टिन ने कहा था सहकारी संघवाद, क्या कहा था वहां हम बताएंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और कई बार तो ये भी पूछ लिया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पुस्तक जब दे, संविधान न दे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पुस्तक ग्रेनविल ऑस्टिन ने लिखा है। सोचिए ये व्यक्ति वहां बैठा है और भारत का संविधान लिख रहा है, ये वाला संविधान नहीं, ये वाला संविधान नहीं। मतलब जो हमारा संविधान तो संविधान सभा ने लिखा, लेकिन भारत का संविधान अलग से इन्होंने लिखा। सोच लीजिए, जहाँ आए भी नहीं, वहीं बैठे बैठे भारत का बहुत बड़ा विद्वान, हल्के फुल्के मत लीजिए ग्रेनविल ऑस्टिन को। अरे भाई ये एक दिन हम देख रहे थे, ऑक्सफोर्ड के कुलपति रहे, हल्के फुल्के व्यक्ति नहीं है, ऑक्सफोर्ड के वाइस चांसलर कुलपति रहे। हाँ हाँ, नहीं ये तो संघात्मक वाले में आएगा। यहाँ बस ध्यान रखिए, एक बोले अधिक कठोर है, ये बोले कठोर और लचीले का मिश्रण है, बस दो ही टर्म यहाँ याद रखिएगा। आया समझ में? हमारा संविधान कैसा है, कठोर लचीले दोनों का मिश्रण है ना। हमारे यहाँ दोनों तरीके से संशोधन हो सकता है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन डिटेल में, तो वहां पता चली जाएगा। अब अगला हेडिंग है कि क्या हमारा संविधान संघात्मक है या एकात्मक। तो हमारा संविधान केंद्रोन्मुख, सेंट्रलाइज्ड, केंद्रोन्मुख संविधान है। कैसा है? सेंट्रलाइज्ड या एकात्मकता की ओर झुकाव, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघात्मक है। लेकिन रियल में देखिए लास्ट में क्या लिख रहे हैं, संघात्मक। तो एकात्मक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एकात्मक भी है। मतलब फेडरल बता रहे हैं, फेडरल विथ फेडरल विथ एकात्मक कर लेंगे आप लोग, यूनिटी या फिर यूनिटरी, यानी यूनिटरी के साथ संघात्मक है। सीधा सा है संघात्मक, लेकिन यूनिटरी के साथ है, ऐसे समझिए। सुन तो लिए कि हमारा संविधान संघात्मक है, और हमारा संघात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, कनाडा से लिया गया। जबकि हम बताया ऑस्ट्रेलिया में भी संघात्मक शासन प्रणाली है, कनाडा में भी, अमेरिका में भी है। हम अमेरिका का क्यों नहीं लिए, कनाडा का क्यों लिए? क्योंकि हम बताए थे, ध्यान से देखिएगा, ये संघात्मक के लक्षण क्या है पहले इसको तो जान लीजिए, तभी तो जानेंगे कि संघात्मक है कि एकात्मक। तो जो लक्षण होते हैं, फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम,
यानी संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण। तो देखिए संघात्मक जो शासन प्रणाली है उसके 4 लक्षण होते हैं, और हम नहीं कहे थे, प्रोफेसर डायसी कहे। कौन कहे थे? यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रोफेसर डायसी। देखिए एक बार जिक्र किए थे प्रोफेसर डायसी का। कहे ना कि आप बस डेली क्लास सुनते रहिए, अपने आप पूरा आ जाए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अच्छे से आएगा, क्योंकि अभी विशेषता है तो पूरा संविधान निचोड़ रहे हैं, लेकिन जब चैप्टर एक एक शुरू करेंगे तो अच्छे से आएगा। तो प्रोफेसर डायसी ने 4 इसके मानक दिए थे, स्टैंडर्ड, कि अगर उस मानक में आ रहा है तो फिर संघात्मक है, अगर उस मानक में नहीं आ रहा है तो उस देश के शासन प्रणाली संघात्मक नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे? इसके लिए देखिए सबसे पहले तो ये होना चाहिए, सबसे बड़ी विशेषता, कि किसी भी देश को फेडरल होने के लिए वहाँ की शासन प्रणाली संघात्मक है कि एकात्मक, या संविधान संघात्मक है कि एकात्मक, फेडरल है या यूनिटरी, इसके लिए केंद्र और राज्य में शक्तियां बटी हो। तो क्या भारत में बटी है? 7वीं अनुसूची देखिए, वहां कल ही अभी बताए कि एक संघ सूची, एक राज्य सूची। एक संघ सूची पे जैसे रेलवे दिया है, रक्षा दिया है, विदेशी मामले दिया है, तो इस पे कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। रेलवे पे कभी योगी जी सरकार कानून बना सकते हैं? कब? वो नहीं बना, क्योंकि इनको दिया ही नहीं गया है। लेकिन राज्य को भी विषय दिया गया, जैसे पुलिस, किसका विषय है? राज्य का। बिजली पर टैक्स, केजरीवाल दिल्ली में सरकार था तो बिजली पर फ्री किया था कुछ दिन, क्यों किया था? तो राज्य सूची का विषय था। तो ये जिसके सूची में जो है उसी पे वो लोग कानून बनाते हैं, ठीक है। तो संघात्मक शासन प्रणाली के लिए सबसे बड़ी विशेषता है कि केंद्र, पूरी शक्ति केंद्र के पास ना हो, कुछ हमारे केंद्र के पास हो और कुछ राज्य के पास हो, बांट दी जाए। तो है हमारे यहाँ केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी डिवाइडेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। डिवाइडेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच शक्तियों का बंटवारा सबसे जरूरी है, ठीक। चलिए हम बंटवारा कर दे रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, अगर मौखिक बंटवारा करेंगे कि चलिए आपके पास ये शक्ति रहेगी, पुलिस, रेलवे, मान लीजिए कुछ इनको दे दे कि भूमि से राजस्व कौन वसूलता है? मालगुजारी पे पैसा कौन लेता है? मोदी जी लेते हैं, राज्य सरकार। तो जो मान लीजिए कदे कि राज्य और केंद्र के बीच अगर शक्तियां बांटना है तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? मौखिक बात नहीं करना होगा, लिखित करना होगा। क्योंकि मान लीजिए हम इनसे कहे, बाद में कहे नहीं हमें पता ही नहीं था, हम भूल गए, याद है नहीं था, या आप झूठ बोल रहे हैं। तो इसके लिए दूसरा विशेषता होना चाहिए कि लिखित संविधान हो। एक क्या हो? तभी तो मानेंगे। तो हर जहां अगर केंद्र और राज्य के बीच शक्ति बटी है और संविधान भी वहां लिखित है, तभी तो पता चलेगा, लिखा होगा उसमें ना कि कौन राज्य की शक्ति है और कौन केंद्र की। बटा है, अच्छा लिखित है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा, लिखित है, लेकिन अगर हम संविधान को माने ही ना, जो कानून है हमारे यहाँ मनबे न करें, तब तो इसके लिए दे दिए कि सर्वोच्च संविधान हो, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। ये कहां से लिया गया है? हाँ, कहां से लिया गया? अमेरिका से। अभी कल पूरा डिटेल में पढ़ाया, कल भी चला क्लास, परसों भी। तो संविधान सर्वोच्च है, मतलब संविधान सर्वोच्च। एक चीज ध्यान रखिएगा, बार बार हमारे मन में क्वेश्चन बार बार आता है और एग्जाम में भी पूछता है कि हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है कि जनता? जनता सर्वोच्च होगी तो कहेगी तो कौन कानून, हम ही सर्वोच्च हैं, हमें काहे फांसी दे रहे हैं? जन संप्रभुता किस में है? जनता में है। सॉवरेंटी किस में है? जनता में।
संप्रभुता जनता में निहित है, लेकिन जनता सर्वोच्च, सर्वोच्च कौन है? हाँ, नहीं एको अपराधी फिर तो सब कहेंगे हमारी सर्वोच्च है, जनता सर्वोच्च, हम जनता है, संविधान सर्वोच्च। तो संविधान की सर्वोच्चता। अच्छा, ये तीसरी विशेषता थी। चौथी थी कि ठीक है, संविधान जो लिखे हैं जिसमें हम शक्ति बांटे हैं वो सर्वोच्च है, लेकिन मान लीजिए कोई विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, ये शक्ति का मतलब क्या है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? स्वतंत्र, फ्री जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये चार विशेषता है। फिर से देखिए, पहली विशेषता है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति बटी हो, लिखित संविधान हो। तीसरी विशेषता है ये संविधान सर्वोच्च हो, और चौथी विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या भारत में चारों गुण है? चारों क्वालिटी मैच कर रहे हैं? चेक करिए, तब तो हमारे यहाँ संघात्मक होगा, नहीं तो नहीं। पहला चेकिंग करिए, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति बटी है? हाँ बिल्कुल बटी है। 7वीं अनुसूची में पूरा लिस्ट दिया हुआ है, मजे का, वहां बांटा गया है। लिखित संविधान है, हाँ लिखा है, लिख तो गया, 26 नवंबर 1985 को लिख दिया गया, तब से पढ़ा है। अच्छा, तीसरी देखिए, संविधान सर्वोच्च है हमारे यहाँ, बताइए यहाँ चलिए, संविधान सर्वोच्च है, तब ठीक। स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे यहाँ है ना, तो चारों तो गुण है। इसका मतलब हमारे यहाँ जो शासन प्रणाली कैसी है? संघात्मक है, हमने चेक कर लिया, संघात्मक है। संविधान कैसा है? संघात्मक, फेडरल है। लेकिन एकात्मक वाला भी तो लक्षण चेक कर लीजिए। तो एकात्मक की कौन कौन सी विशेषता है? एकात्मक की भी तो विशेषता चेक कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या फीचर्स ऑफ यूनिटरी, एकात्मक की भी तो चेक कर लीजिए। एकात्मक की क्या विशेषता होती है बताइए? एक ही संविधान हो, क्योंकि आप देखेंगे जहां संघात्मक होता है 2 संविधान होता है। अमेरिका में कितना संविधान है? 2। हर राज्यों का अपना अलग अलग है और केंद्र का भी अलग है। तो वहां कितने संविधान है? 2। वहां कितनी नागरिकता है? 2। लेकिन हमारे यहाँ संविधान कितना है? तो हमारे यहाँ देखिए, एकात्मक का ये सब गुण है। जो भी देश एकात्मक होगा, यूनिटरी, वो हमेशा वहां संविधान एक ही होगा, एकल, एक संविधान, क्या हो, यानी वन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। देखिए ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप है ना, लेकिन अमेरिका में दोहरी है। अच्छा, तीसरा, ये सब हम क्या विशेषता बता रहे हैं? किसका? एकात्मक की। हाँ, सशक्त केंद्र हो, केंद्र क्या हो? सशक्त मतलब पावरफुल, पावरफुल सेंटर, तो है ये है। हाँ, और क्या था? एकीकृत, एकीकृत का होता है। वकील साहब लोग तो बता ही देंगे, इसलिए पूछ नहीं रहे उन लोगों से, आप लोग बताइए। इंटीग्रेटेड, अब तो और समझ में आ गया होगा। जुडिशियरी नहीं, मत वो लोग नहीं, वो लोग बता देंगे, आप लोग बताएंगे। है, अरे एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है, ध्यान समझिएगा, न्यायपालिका एक चैनल के थ्रू आपस में बाउंड है, बंधी हुए है एक दूसरे से, ऐसे तार की तरह लटकी है, और इनके बीच में कोई कार्यपालिका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मतलब सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट, है ना, है ना। और सुप्रीम कोर्ट ही इनको गाइडलाइन देता है, सब कुछ करता है, ट्रांसफर करता है, जो कुछ, बस वेतन ये लोग देते हैं बस। उसके बाद सरकार कुछ नहीं कर सकती, इनका सिर्फ वेतन देती है और इनको कुछ नहीं कर सकती। हटाना बढ़ाना सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को
हटाने बढ़ाने का काम हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के पास है, और लोअर कोर्ट को हटाने बढ़ाने और जितने भी जज हैं इनका किसके हाथ में है? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को देखेगा कि पूरे भारत का देखेगा, इन लोगों को नहीं हटाता है, इन लोगों को करने काम हाई कोर्ट का है ना। तो कहने का मतलब, लेकिन नियुक्त वही करेंगे, राष्ट्रपति इन लोगों को, क्योंकि नियुक्त करेंगे तो पैसवा देंगे ना, वेतन देंगे ना। हाँ बोलिए। एकीकृत का एकीकृत होता है, इसकी हिंदी हम ढूंढ के ले आएंगे। हाँ हाँ, इकट्ठी भी कह सकते हैं, देखिए वो हिंदी ढूंढ के ले आए, एकदम सही ले आए। ये एकदम चैनल के थ्रू बंधी हुई है ना, क्लियर। हमारे यहाँ मतलब ये चौथी विशेषता है। ठीक, पांचवी विशेषता क्या है बोलिए? अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस। ये अखिल भारतीय सेवा क्या होता है हम डिटेल में पढ़ाएंगे। ऑल इंडिया सर्विस ये होता क्या है? आईएएस की जो नौकरी है ये क्या है? अखिल भारतीय सेवा। ये होती क्या है जानते हैं? इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसको नियुक्ति राष्ट्रपति देता है, यानी केंद्र करता है। यूपीएससी एग्जाम लेता है और नियुक्ति कौन करता है? केंद्र करता है। लेकिन नौकरी किसके यहाँ करते हैं? स्टेट के यहाँ। बहुत बड़ी विडंबना। सुनिए तो, यही है अखिल भारतीय सेवा। बोला जाता है ना कि राजस्थान कैडर के आईएएस है, बिहार कैडर के हैं। आप जब आईएएस बन जाएंगे तो आपका कैडर निर्धारित हो जाएगा और जीवन भर वहीं रहेंगे, कैडर हो जाता है आपका, है ना। तो नियुक्ति देखिए, यूपीएससी है, परीक्षा लेगा, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। वेतन, अच्छा अब नियुक्तियों की है, लेकिन देखिए नियुक्ति सेंट्रल करेगा। कौन करेगा? सेंट्रल करेगा, केंद्र। लेकिन आप कार्य अपना वर्क कहाँ करेंगे? राज्य में। इसीलिए वेतन कौन देगा? हाँ, योगी जी देंगे। क्लियर? हाँ, नहीं करते हैं स्टेट में काम ही। यही अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, है ना। आईएएस, आईएफएस, है ना। ये सब अखिल भारतीय सेवाएं हैं, हम डिटेल में पढ़ाएंगे। नहीं, वो राज्य का है। अगला बोलिए, याद है? हाँ, आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन लिख लेंगे ना, इमरजेंसी प्रोविजन। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए जनरली जब राजतंत्र हुआ करता था, ध्यान सोचिएगा, जैसे मान लीजिए अशोक है राजा, तो मान लीजिए अब किसी प्रांत का, स्टेट का वही गवर्नर सूबेदार बनाता था कि नहीं? प्रांतपति बनाता था। तो जो केंद्र है वही राज्यों में राज्यपाल बनाने लगे, तो ये कौन सी विशेषता हो गई? यानी एकात्मक वाली। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, और बस। हाँ, नए राज्यों के निर्माण में संसद की शक्ति, कौन सा था? ठीक है, नए राज्यों के निर्माण या केंद्र की शक्ति। ठीक है, संसद या केंद्र की शक्ति। पावर ऑफ सेंटर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, या फॉर्मेशन कर लेंगे या मेकिंग, मेकिंग ऑफ न्यू स्टेट। देखिए अब समझ लीजिए, ये 8 विशेषता है एकीकृत के लिए। किसके लिए? एक एकात्मक संविधान की विशेषता है। कितनी? अगर मान लीजिए एक संविधान, एक ही संविधान हो जिस देश में, ये विशेषता है। चेक करिए, एकात्मक की विशेषता होती है। चेक करेंगे जिस देश में अगर ये सब विशेषता है तो वहां का संविधान एकात्मक कहलाएगा।
तो एक संविधान हो, वहां एकल नागरिकता हो उस देश में, सशक्त केंद्र हो, उसके बाद आपका एकीकृत न्यायपालिका हो, अखिल भारतीय सेवा हो, अखिल भारतीय समझाए थे ना, आपातकालीन उपबंध हो, इमरजेंसी प्रोविजन, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हो, और लास्ट आपका नए राज्यों के निर्माण में केंद्र की शक्ति। ये आपका एकात्मक है। अब आप चेक करिए क्या भारत में ये एकात्मक के गुण हैं? चेक करिए, जबकि संघात्मक हम बताए ना 60 देशों का संविधान ये लोग लेके आए, फोटो स्टेट कराए, पूरे संविधान सभा में बांटे, और उसी 60 देशों के संविधानों से बहुत सी चीजें हम लोगों ने लिया और ऐसा हम लोग अपनाए अपना संविधान की संघात्मक का भी गुण है और एकात्मक का भी। देखिए चेक करिए एकात्मक वाला गुण है कि नहीं, चेक करिए तो क्या हमारे यहाँ एक संविधान है? हाँ है, देखिए टिक लगा दे रहे हैं। एकल नागरिकता है, अब चेकिंग कर रहे हैं, हाँ सिंगल सिटीजनशिप है। केंद्र सशक्त है, हाँ देखिए जरूरत पड़ने पे केंद्र पावरफुल हो जाता है, सारी शक्ति अपने हाथ में ले लेता है आपातकालीन उपबंध के समय, और अवशिष्ट शक्तियां तो उसी के पास है, रेजिडुअल पावर केंद्र के पास ही, तो सशक्त तो हो गया ना। अच्छा अगला, एकीकृत न्यायपालिका हमारे यहाँ चैनल में बधी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाँ है, उसी के अधीन। अखिल भारतीय सेवा है हमारे यहाँ व्यवस्था, हाँ है। आपातकालीन उपबंध है हमारे यहाँ, इमरजेंसी प्रोविजन, हाँ है, भाग 18 में है। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति, जब शक्ति आप बांट दी, आप ही सोचिए, जब शक्ति बांट दिए, राज्यों को दे दी अपनी शक्ति, तो आप राज्यपाल क्यों नियुक्त करके भेज रहे हैं वहां डिस्टर्ब करने के लिए? इसका मतलब केंद्र राज्यपाल की जो नियुक्ति करता था वो एकात्मक का गुण था, हमारे यहाँ है कि नहीं? राज्यपाल को भेज कर डिस्टर्ब करें। मान लीजिए यहाँ सपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा है, भाजपा वाले अपना राज्यपाल बना के भेजते, दिन भर डिस्टर्ब करें, होता ही है। तो कहने का मतलब ये किसका है? ये एकात्मक का गुण है। अच्छा, और एक गुण है कि नए राज्य के निर्माण में संसद की शक्ति, यानी केंद्र जब चाहे नए राज्य का निर्माण कर सकते। तो ये सारी विशेषता हमारे यहाँ है। इसका मतलब हमारे यहाँ एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, लेकिन है रियल में संघात्मक, लेकिन एकात्मक के साथ, विथ यूनिटरी बट फेडरल, यानी ये है संघात्मक। क्लियर? अब थोड़ा सा एक लाइन समझ लीजिएगा। अब यहीं पे एक कथन आता है, यहीं पे कथन आता है कि तीनों लोगों का नाम याद करिए। एक है आपके आइवर जेनी, कौन है? याद आया नाम? एक है नाम आपका बियर, हाँ बियर, ओके बियर। टाइम हो गया क्या? 6 बज गया। और हाँ आस्टिन, आस्टिन खाली देगा वहां। अब देखिए आइवर जेनिंग क्या कहे, बताए ना कि ये ब्रिटेन के थे, ये कहे, हाँ यानी हमारे संघात्मक को भी वही कहे कि बहुत ज्यादा संघात्मक है। ये क्या बोले सर? आइवर जेनिंग ने कहा यह ऐसा केंद्र है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। यह एक ऐसा, हमारे संविधान को बता रहे हैं कि संघात्मक है कि एकात्मक, तो कह रहे हैं कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी पावरफुल टेंडेंसी फॉर सेंट्रलाइज या पावरफुल टेंडेंसी ऑफ सेंट्रलाइज, यानी केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। बट इट इज फेडरल, लेकिन यह संघ है। कहने का मतलब यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। वास्तव में केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति, सारी ज्यादातर शक्ति केंद्र के पास चली जाती है समय पे,
हम बताएंगे राज्य के पास उतनी शक्ति नहीं रह जाती। केसी वेयर हाफ हाफ की बात करेंगे, ये कहेंगे हमारा संविधान कैसा है, वहां बताए थे ना, अर्ध संघात्मक, क्वासी फेडरल। और तीसरा है, ये क्या बोले थे, सहकारी संघ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यहां समझ में आ रहा है? यानी ये कहे कि कोऑपरेटिव जानते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते समय बताए थे, सब लोग मिलके आपस में अपने लिए सारा काम। तो ये यही कहे कि ये लोग देखिए सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, ऐसा संघ है जो पूरा सहयोग का केंद्र है, संघ है ना। तो ये तीनों शब्द याद रखिएगा, बहुत काम देगा और आगे हर एग्जाम में काम देगा। ठीक, तो आंसर क्या निकल के आया, मीन्स में बार बार लिखने के लिए आता है, हर बार आएगा ये लिखने के लिए, संघात्मक है कि एकात्मक। तो हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संघात्मक फेडरल है, लेकिन एकात्मक भी है। तो आंसर क्या निकला, जैसे हम कहें कि चिंटू बड़े ईमानदार है, तन्नी से कंजूस है, तो रियल में क्या है, ईमानदार है ना भाई, थोड़े मोड़े कंजूस भी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंजूस लिख देंगे, हाँ, लेकिन इसमें एकात्मक का भी गुण विद्यमान है, प्रेजेंट है ना, यूनिटरी मेरिट भी प्रेजेंट है। नहीं, संघात्मक आएगा, तुरंत संघात्मक। ठीक है।